Hello, good morning everyone. This is Pooja Verma. So, welcome to our class. Our book name is History of Past Second, Chapter 4, The Mughal Empire. So, स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मुग़ल एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें पोस्ट थी मनसबदार, उसके बारे में हमने पढ़ा. सो उसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक है जब्त एंड जमींदार. जो मनसबदार जो आपकी पोस्ट थी मुग़ल एम्पायर में, है ना, तो उसी से कनेक्ट करता हुआ जो उसमें हमने रेवेन्यू सिस्टम देखा, तो उसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक है दैट इज़ जब्त एंड जमींदार. सो बच्चों, व्हाट वाज जब्त एंड जमींदारी सिस्टम? सो लेट्स बिगिन. जब्त बेटा, इसमें जब्त और जमींदार इसमें एक वर्ड आ रहा है जब्त. व्हाट वाज जब्त? सी द रेवेन्यू सिस्टम. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मनसबदारी सिस्टम था. मनसबदार एक पोजीशन और एक रैंक थी, है ना, ठीक है. तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से मनसबदार ने जो क्या किया हुआ था कि लोगों को हायर किया हुआ था कि प्रोविंसेस से क्या कलेक्ट करना होता था, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, है ना. तो वो जो रेवेन्यू सिस्टम था वो एक तरीके से किसकी इनकम थी? सी द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री. यस, यही उन रूलर्स की, जो मुगल रूलर्स थे, उनकी क्या थी? एक इनकम थी. जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करके लाकर दे रहे थे ना उनको, तो वही उन रूलर्स की क्या थी? इनकम थी. और वो किससे कलेक्ट कर रहे थे? वहाँ के जो पीजेंट्स थे ना, पीजेंट्री जो वहाँ पे फार्मर्स थे, है ना, उनसे वो कलेक्ट कर रहे थे. ठीक है, क्या कलेक्ट कर रहे थे? रेवेन्यू असाइनमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे. ठीक है बच्चों, तो वो जो रेवेन्यू सिस्टम था एक तरीके से मतलब उनसे क्या कर रहे हैं? वो हासिल कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं ना. तो वर्ड जब्त वहाँ से आया है. ठीक है ना. आगे देखिए, टैक्सेस पेड थ्रू द रूरल एलाइट्स हेडमैन लोकल चिफ्टन कॉल जमींदार्स. यस बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो अब इसको मनसबदार में कंफ्यूज मत हो ना आप, जमींदार में और मनसबदार में ना. मनसबदार ने क्या किया हुआ है कि सर्वेंट्स को हायर किया हुआ है ना, तो वो वहाँ पे क्या कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं? रेवेन्यू असाइनमेंट्स कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं ना. तो वो कोई भी हो सकता था, जो वो कलेक्ट कर रहे हैं वो कोई भी हो सकते थे. वो वहाँ के रूरल एलाइट्स हो सकते थे, हेडमैन हो सकते थे, या फिर वो हो सकते थे लोकल चिफ्टन. इनके लिए एक वर्ड और यूज में लेंगे, इंटरमीडियरीज. यस, जो बीच बिचौली होता है ना वो. ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें कहते थे हम जमींदार्स. यस बच्चों, तो जमींदार्स क्या कर रहे हैं? वो डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में है ना. ठीक है, अब जो डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में होगा वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? अपने आप में लीडर हो जाएगा एक, ना, जनता का. मतलब जनता के ऊपर वो चाहे तो जनता के साथ में बहुत अच्छे से भी रह सकता है, या फिर उन पर जो है उनको टॉर्चर भी कर सकता. तो वो क्या करते हैं एक तरीके से, मतलब कि अपना जो है उसको जनता को टॉर्चर भी कर सकते हैं, या फिर उनके साथ में बहुत अच्छे से बिहेव भी कर सकते हैं, है ना. ठीक है, तो ये तो हो गए जमींदार्स. जमींदार्स क्या कर रहे हैं? जनता के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना. वो कोई भी हो सकते हैं, रूरल एलाइट्स भी, हेडमैन भी, और फिर चिफ्टन भी हो सकता है. ठीक है, दैट वाज कॉल्ड जमींदार्स. ओके, अब ये जो आपके रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम है, जब्त सिस्टम है, इससे इंट्रोड्यूस किसने करवाया अकबर के टाइम पे, हो हम जानेंगे. सो Who introduced revenue system? That was टोडरमल. यस बच्चों, पिक्चर आपको दिख रही है, टोडरमल. सो हु वाज टोडरमल? टोडरमल जो थे वो थे अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर. यस, आपने बच्चों सुना होगा कि अकबर के टाइम पे अकबर के फोर्ट में जो थे वो 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे, है ना. तो उनमें आपने बीरबल के बारे में तो बहुत सुना होगा ना. उनकी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं आजकल. तो बच्चों को जो है प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को DVDs अवेलेबल करवा देते हैं, तो बहुत सारी अकबर और बीरबल की स्टोरीज वो देखते हैं और उनको एंजॉय करते हैं ना. तो उन्हीं 9 जेम्स में थे, एक थे टोडरमल. ठीक है, वो कौन थे? अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जो कि उनका फाइनेंशियली जो भी होता था ना डिसीजन, वो सारे कौन लेते थे? टोडरमल लेते थे. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया किससे? रेवेन्यू सिस्टम से. तो देखिए कैसे उन्होंने क्या बताया. सो कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप. यस बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा. क्रॉप यील्ड्स, प्राइजेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड 1570 to 1580. यस बच्चों, इन्होंने क्या किया कि जो लास्ट 10 years थे ना, कौन सा पीरियड? 1570 to 80 का क्या किया इन्होंने? सर्वे करवाया. क्या सर्वे करवाया इन्होंने? इन्होंने देखा कि जो भी एरियाज़ जो इंडिया में, मतलब कि ऑलमोस्ट पूरे सभी जगह जो है मुग़ल एम्पायर हो गया था, तो उन एरियाज़ का इन्होंने क्या करवाया? सर्वे करवाया, है ना. 1570 to 1580 का इन्होंने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया. ठीक है, लास्ट 10 years का. देन
क्रॉप यील्ड्स उस वक्त कौन कौन सी जो है क्रॉप्स जो थी वो ग्रो की जा रही थी, है ना, उनके और उनकी प्राइजेस जो है किस एरिया में कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह जो है सबकी रेट सेम होगी, नहीं, ये किस पे डिपेंड होगा, ये वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे जो है वो मतलब वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे कैसे अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग ही तो होगा ना डिसाइड कि वहाँ की जो फसल होगी या पैदावार जो होगी वो अच्छी होगी जहाँ वाटर रिसोर्सेज होंगे और एनवायरनमेंट उस जो है क्रॉप के अकॉर्डिंग होगा तो वहाँ अच्छी फसल होगी ना, तो रेट्स भी उस अकॉर्डिंग होगी। तो इन सब को देखते हुए, एरियाज कल्टीवेटेड, इन सभी को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि एक सर्वे किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक डाटा तैयार किया कि क्या होता है कि जैसे कि आपका इंडिया है ना, आप देखते हो नॉर्थ में आप जाते हो या साउथ में आप जाते हो तो ज़रूरी तो नहीं ना आपके वेस्ट में जो है वहाँ पे पानी कम होता है, तो आप देखते हो कि वहाँ पे जो है उतनी अच्छी फसल नहीं होती है ना। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ऑल ओवर इंडिया का क्या करवाया, एक तरीके से सर्वे करवाया जहाँ पे मुगल एम्पायर फैला हुआ था, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का। और टाइम क्या चूज़ किया उन्होंने, 1570 टू 1580। और इस किसने करवाया सर्वे, टोडरमल ने। और टोडरमल कौन है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये सर्वे कराया। देन आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। यस बच्चों, इस डाटा के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक फसल जो थी, हर एक एरिया जो था वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अलग अलग थे ना, तो उन सभी को देखते हुए जो है हर एक क्रॉप पे अलग अलग क्या कर दिया इन्होंने, टैक्स फिक्स कर दिया, किसमें, कैश में, ठीक है। समझ में आया, उसके जो बेसिक्स रहे वो क्या रहे, समझ में आ गया आपको ना। आगे देखिए, ईच प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। यस, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जो मुगल एम्पायर था वो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, है ना, इस तरीके से। अब उन प्रोविंसेस को भी उन्होंने किस में डिवाइड कर दिया है, रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो रेवेन्यू सर्कल्स थे, यहाँ से फिर इन्होंने क्या किया, देखिए, सो इट्स ऑन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। यस, अब हर एक क्रॉप पे देखो, अब यहाँ पे आपको पता है, सभी जानते हैं बच्चे कि जो हर कोई फसल होती है वो पूरे 12 मंथ्स तो नहीं उगाई जा सकती ना, तो हर एक का सीज़न होता है ना। तो हर एक इंडिविजुअल क्रॉप पे उन्होंने क्या फिक्स कर दी, एक रेवेन्यू रेट फिक्स कर दी, है ना। तो ये फेयर सिस्टम था या अनफेयर था, ये बताइए आप। ऑफ कोर्स फेयर था, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि नॉर्थ में जो है वो पानी वगैरह अच्छे से है ना, मिड वाला जो एरिया है आपके, जो नदियों के पास वाला एरिया है, वहाँ पे कोई भी फसल अच्छे से हो रही है तो ठीक है, वहाँ पे टैक्स लगा दिया इन्होंने 20% 30%, तो ठीक है, वहाँ के जो फार्मर्स है वो इजीली दे देंगे। लेकिन मान लो वेस्ट वाले एरिया में जाते हो कि वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज इतने ईजिली अवेलेबल नहीं है ना, वो पूरी तरीके से बारिश पर डिपेंड है। तो लेकिन वहाँ पे मान लो किसी टाइम बारिश नहीं हुई है तो वहाँ पे सूखा पड़ा है ना, तो वहाँ पे हो ही नहीं रही है, एग्रीकल्चर हुआ नहीं है, तो वहाँ पे भी आप टैक्स लगाओगे वही 20% 30%, तो बेचारों की इनकम ही नहीं हुई है, कोई वहाँ पे फसल ही नहीं हुई, तो वो कहाँ से चुकाएगा, है ना। तो एक तरीके से ये ज़रूरी था, है ना, एक फेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी था, ठीक है। तो ये इस जो इन्होंने सर्वे किया उसकी डाटा के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, हर इंडिविजुअल क्रॉप पे क्या कर दिए, रेवेन्यू रेट फिक्स कर दिए, ठीक है। तो दैट वाज कॉल्ड जब्त सिस्टम। यस, इसको क्या बोला बच्चों, जब्त सिस्टम। समझ में आया। टोडरमल ने क्या किया, टोडरमल है इनके रेवेन्यू मिनिस्टर है अकबर के, है ना। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट 10 ईयर्स का क्या किया, सर्वे करवाया, ठीक है। उस सर्वे में उन्होंने जो देखा कि एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सारा जो है डेटा कलेक्ट किया कि कौन से साल में जो है कौन सा जो है एग्रीकल्चर हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है, इनकम कितनी हो रही है उनकी, है ना, उनके पास खुद के पास कितना आ रहा है फार्मर्स के पास में। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने उनके रेवेन्यू रेट्स क्या कर दिए बच्चों, फिक्स कर दिए, ठीक है। ये फिक्स कर दिया, तो इसी को क्या बोला गया बेटा, जब्त सिस्टम। यस, अब देखिए आगे, The system was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land carefully. Yes बच्चों, अब ये जो सिस्टम था ये वहाँ तो बहुत इजीली चल गया जहाँ पे मुग़ल जो है सर्विस मतलब चल रही थी, ठीक है, जहाँ पे मुग़ल रूलर्स बहुत इफेक्टिवली जो है रूल कर रहे थे, वहाँ पे तो बहुत इजीली हो गया, सर्वे इजीली हो गया। लेकिन कहाँ नहीं हो पाया, देखिए, दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। यस, गुजरात और बंगाल आप देख सकते हैं आपके मैप में कि गुजरात जो है वो आपके बॉर्डर वाला एरिया आ रहा है, बंगाल भी आपके बॉर्डर वाला एरिया आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बॉर्डर वाला एरिया है तो वहाँ पे रूलर्स उतने इफेक्टिवली जो है रूल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वहाँ के जो फार्मर्स है वो जो है मतलब एक तरीके से उनके इन्फ्लुएंस में उतना नहीं थे, है ना। तो इसलिए वहाँ इफेक्टिवली न तो रूल हुआ और न ही वहाँ पे ये सर्वे जो है उतना इफेक्टिवली हो पाया, मतलब वहाँ पॉसिबल नहीं हुआ। समझ में आया। तो कौन से एरिया थे वो, गुजरात और बंगाल, यहाँ पे जो है
है ये सर्वे इजीली नहीं हो पाया, इसलिए जब्त सिस्टम यहाँ पे नहीं चल पाया। ठीक है बच्चों। तो इसके अदर एस्पेक्ट्स और क्या थे, देखिए अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम, यस, इन्फ्लुएंस ऑफ जमींदार्स। अब देखो बच्चों, इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे आपके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो कई बार होता है ना कि मम्मी पापा को अकेले को जाना होता है, ठीक है, बहन भाई घर पे रहते हैं, तो वो जो सबसे आपके बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाते हैं कि तुम्हें संभालना है, सब देखना है तुम्हें। तो क्या होता है कि वो इतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन मम्मी पापा के बाद में वो एकदम लीडर हो जाता है ना, और छोटे बहन भाइयों पे क्या करना, ऑर्डर करना, वो सब कुछ मतलब उनसे पूरी तरीके से अपने काम करवाता है ना। तो ये होता है ना, तो एक तरीके से मतलब उसको बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। ठीक है, तो जमींदार जो क्या कर रहे थे, उनके हाथ में एक तरीके से पावर आ गई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता के क्या थे, कांटेक्ट में थे, है ना। तो जमींदार से एक तरीके से मतलब उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, टैक्स लगा रहे थे ना। ये पिक्चर से भी आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से ये देखो टैक्स ले रहा है, इस तरीके से जमींदार है, ये बेचारा कैसे टॉर्चर कर रहा है इन किसानों को, है ना, फार्मर्स को देखो मारपीट कर रहे हैं। तो मतलब ये डायरेक्ट पब्लिक के कांटेक्ट में थे, तो ये मनमाना एक तरीके से बिहेवियर उनके साथ में कर रहे थे, है ना। तो एक तरीके से इनका क्या था, पूरी तरीके से इनका इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे। देन द एक्सप्लॉइटेशन बाय मुगल्स कुड ड्राइव देम टू रेबेलियन, यस। और जब डायरेक्ट वो पब्लिक के साथ में है तो पब्लिक को कैसे भी चला सकता है ना, वो कैसे भी घुमा सकते हैं, बेचारे फार्मर्स बोले वाले, है ना। तो वो डायरेक्ट पब्लिक के कॉन्टेक्ट में थे, तो जैसे ही उनको लगता, किनको, जमींदार की बात हो रही है यहाँ पे ना, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ही उनको लगा कि जो मुगल्स रूलर्स है वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं या कोई चीज़ उनके फेवर में नहीं हो रही है, तो वो क्या कर सकते थे, वो उनके खिलाफ जा सकते थे, रिबेल खड़ा कर सकते थे ना, विद्रोह कर सकते थे। Then peasants of the same caste allied in rebelling against मुगल अथॉरिटी, यस बच्चों। और अगर सेम कास्ट के उनको वहाँ के पीजेंट्स मिल गए, फार्मर्स जो है और ज़मींदार जो है अगर सेम कास्ट के हैं, तो वो सब मिलके एक बड़ा विद्रोह किसके खिलाफ खड़ा कर देते थे, मुगल्स रूलर्स के खिलाफ। ठीक है, ये एक तरीके से आपको इन्फ्लुएंस दिख रहा है किसका, जमींदार्स का। देन चैलेंजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, और ये पूरे मुगल एम्पायर के लिए एक तरीके से क्या हो जाता था, चैलेंज हो जाता था, है ना, उनके अस्तित्व के लिए आप खतरा कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई जब्त एंड जमींदारी सिस्टम, समझ में आया बच्चों। एक बार और देख लीजिए कि जो भी रेवेन्यूज़ वो कलेक्ट करवा रहे थे, है ना, तो वो किसके थ्रू कलेक्ट करवा रहे थे, जमींदार्स के थ्रू, है ना। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करना, लेना, उसे कहते हैं जब्त। ठीक है, अब उसके बाद में आया है रेवेन्यू मिनिस्टर आपके अकबर के टाइम पे, कौन, टोडरमल है ना। तो टोडरमल ने एक सर्वे करवाया, ठीक है। उस सर्वे के टाइम उन्होंने हर एक क्रॉप पे जो है रेट फिक्स कर दी टैक्स की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स वसूला जा रहा था। उसके बाद में इन्फ्लुएंस ऑफ जमींदार सबको समझ में आया, है ना। अब देखिए कि ये तो चल रहा था, मनसबदारी चल रही है आपके, जब्त सिस्टम चल रहा है, जमींदारी चल रही है ना। तो ये सारा अकबर जो है अपना एम्पायर फैला चुका था, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है। लेकिन अब अकबर ने सोचा कि भाई मैं अमर तो हूँ नहीं, मैं मतलब अकबर, है ना, अकबर अमर तो नहीं, कोई भी नहीं अमर, है ना। तो उन्होंने सोचा कि मेरे बारे में जानेगा कौन, भाई इतना सब कुछ मैंने काम किया है, अपना एम्पायर फैलाया है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन फैलाया है, इतनी मेहनत करी है, तो इसके बारे में लोगों को पता तो होना चाहिए ना आगे चल के। तो उस टाइम पे कोई कैमरास तो होते नहीं थे कि वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और छोड़ के चले गए पेन ड्राइव में डाल के, ऐसा तो होता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे इसको क्या करवाना चाहिए, रिकॉर्ड करवाना चाहिए ना। रिकॉर्ड मतलब कि कहीं रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो भी इनका एम्पायर था ना, जो भी इन्होंने काम किए, वो सब रिकॉर्ड करवाए। किस में रिकॉर्ड करवाए और किसने किए, सी अकबरनामा एंड आईने अकबरी। ये अकबरनामा और आईने अकबरी है क्या चीज़, देखिए। अकबर ऑर्डर टू अबुल फजल टू राइट अ स्टोरी ऑफ हिज रेन, यस। उन्होंने अपने शासन के दौरान की क्या जो भी स्टोरी थी वो लिखने का ऑर्डर किसे दिया, अबुल फजल। अब ये अबुल फजल कौन है, देखो बच्चों, अभी लास्ट में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अकबर के फोर्ट में क्या थे, 9 रत्न थे, 9 जेम्स, है ना। उन्हीं में से बीरबल भी थे, टोडरमल के बारे में हमने देखा, तो उन्हीं में से एक और थे अबुल फजल। अब ये 9 जेम्स क्यों थे, क्यों सिलेक्ट किए थे, ये अपनी अपनी फील्ड के, अलग अलग फील्ड के क्या थे, जीनियस थे, है ना। तो अबुल फजल जो थे वो मतलब अपने लिखने में, ठीक है, लेखक थे बहुत अच्छे। तो इन्होंने इनसे क्या क्या बोला, इनको इनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे ये साथ में, है ना। तो इन्होंने अपने शासन के बारे में, अपने रूल पीरियड के बारे में जो है लिखने को किसको बोला, अबुल फजल को बोला ना। तो उन्होंने जिसमें लिखा, जिस बुक में लिखा, उसका नाम था अकबरनामा। यस बच्चों, समझ में आया अकबरनामा क्या है। 3 वॉल्यूम्स हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन। यस बच्चों, अब अकबर का जो पीरियड है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि 3 पीरियड्स में हमने उसको डिवाइड करके पढ़ा था। तो कोई छोटा सा तो है नहीं कि चलो एक पेज में काम हो गया, नहीं। तो इन्होंने 3 वॉल्यूम्स में जो है अकबर की हिस्ट्री को लिखा है। 3 वॉल्यूम्स आर, फर्स्ट वॉल्यूम
डील्स विद अकबर्स एंसेस्टर्स, यस, अकबर के जो एंसेस्टर्स थे, है ना, जो डिसेंडेंट्स थे, उनके बारे में अकबर ने इसमें लिखवाया फर्स्ट वॉल्यूम में, ठीक है। देन सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, जो मेन जो इवेंट्स हुए अकबर के रेन के दौरान, तो उसके बारे में लिखा हुआ है किसमें, सेकेंड वॉल्यूम। जैसे आपके बैटल हुआ, है ना, हल्दी घाटी का बैटल हुआ, ये सब जो है किसमें रिकॉर्डेड है, सेकेंड वॉल्यूम में। देन थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, थर्ड वॉल्यूम जो है उसकी जो अलग से बुक है दैट वाज आईने अकबरी। अब ये आईने अकबरी में क्या था, डिटेल से हम देखेंगे। सो आईने अकबरी, it deals with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire। yes बच्चों, इसमें क्या है, अकबर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके हाउस होल्ड के बारे में और उसकी जोग्राफी एंड उसकी आर्मी, इन सब के बारे में जो है थर्ड वॉल्यूम दैट इज़ आईने अकबरी में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इट प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। यस, इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर क्या था, ठीक है, किस तरीके से वो फेस्टिवल्स मनाते थे, वो सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है, आईने अकबरी में। एंड नेक्स्ट वाज स्टैटिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यूज़। यस, कौन कौन सी क्रॉप्स, यील्ड्स और उनकी प्राइजेस क्या थे, उनकी सैलरी क्या होती थी जो फार्मर्स होते थे या फिर जो भी उस वक्त जो उनके एम्प्लॉयज़ होते थे ना, उनकी सैलरी वगैरह क्या थी, रेवेन्यूज़ क्या थे, वो सारे हमें आईने अकबरी में पढ़ने को मिलते हैं। सो बच्चों, समझ में आया। सो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो है जब्त और जमींदार सिस्टम है, और इनका जो अकबर जो टोडरमल आए रेवेन्यू मिनिस्टर, उन्होंने कैसे सर्वे करवाया, है ना, और अकबर ने जो है अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अपने रूल करने के बारे में जो है कैसे अकबरनामा और आईने अकबरी में लिखवाया। समझ में आया? आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, है ना, ठीक है। इनको दोबारा आप वीडियो को एक बार बैक करके देख सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो। सो इसको अच्छे से आप सुन के आएंगे। सो थैंक यू सो मच।